राज्य मंत्री परिषद की बैठक में 20 प्रस्तावों को मंजूरी। लाह की खेती को कृषि का दर्जा, किसानों को मिलेगा लाभ। राज्य में लगभग 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ। रांची में सेना की जमीन की खरीद बिक्री के मामले में ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को भेजा समन। 21 अप्रैल को होगी पूछताछ। गुमला में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभार्थियों के बीच ऋण का वितरण। उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा, SC/ST के बीच भी कारोबार और स्वरोजगार का बन रहा माहौल। और गर्मी से पूरे राज्य में जनजीवन प्रभावित। पाकुड़ में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार। 20 अप्रैल से कुछ राहत की उम्मीद, गरज के साथ हो सकती है हल्की बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल दौरे पर रहेंगी। ये उनकी इस बार की पहली आधिकारिक हिमाचल यात्रा है। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने पहली बार इस आधिकारिक यात्रा की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश के दौरे के क्रम में राष्ट्रपति मुर्मू कल मशोबरा में ट्यूलिप गार्डन का भी उद्घाटन करने जा रही हैं। संस्थान भी जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस दौरान महत्वपूर्ण फैसलों पर औपचारिक मुहर लगाई गई है। बातचीत के दौरान सचिव वंदना डाडेल ने पत्रकारों से मुखातिब होने के दौरान ये कहा है कि मंत्रिपरिषद ने लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा आधा दर्जन नियुक्ति नियमावली को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आधार पर अब कई पदों पर शीघ्र परियोजनाओं का आयोजन हो सकेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली के अनुसार विभागों के पदों को लेकर नियमावली को कैबिनेट से अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है। एवं डिप्लोमा संस्थान में राज्य के उत्तीर्ण छात्र जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस के रूप में 1 वर्ष का प्रशिक्षण अवधि पूर्ण कर चुके हैं, उन प्रशिक्षुओं से एक अतिरिक्त वर्ष के लिए एडवांस्ड ग्रेजुएट अप्रेंटिस एवं एडवांस्ड टेक्नीशियन अप्रेंटिस के रूप में कार्य लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आयुष प्रक्षेत्र को मजबूत बनाने को लेकर झारखंड सरकार लगातार कवायद कर रही है। इसके लिए बजट में भी 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। श्री सोरेन कल रांची के मोराबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में आयुष निदेशालय की ओर से विश्व होम्योपैथी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में होम्योपैथी व्यवस्था काफी कारगर और महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्राचीन स्वास्थ्य व्यवस्था पद्धति को और मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। जो 100 साल का इतना लंबा सफर तय करके आया है और उसे आज के दिन में कोई बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब उसमें कोई एनीमिया नहीं था, कोई कुपोषित बच्चा पैदा नहीं होता था। और कहीं ना कहीं होम्योपैथिक पीछे छूटते छूटते अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। इसी प्रक्रिया में हमने दोनों चीजों को प्राथमिकता में रखा है कि वर्तमान चिकित्सा पद्धति भी मजबूत कैसे हो और हमारी पुरानी व्यवस्था स्वास्थ्य की जो पद्धति है वो भी कैसे मजबूत हो, इसका हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। वाराणसी में कल से शुरू हुई G20 देशों की कृषि वैज्ञानिकों की बैठक का आज दूसरा दिन है।
सम्मेलन में कृषि, कृषि शिक्षा, अनुसंधान आदि मुद्दों पर सभी देशों के कृषि वैज्ञानिक मंथन कर रहे हैं। आज बैठक का दूसरा दिन है। मोटे और प्राचीन अनाज को बढ़ावा देने के लिए भारत की ओर से महर्षि प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सोमवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वीके सिंह ने कहा कि काशी से दुनिया भर में एक अभियान शुरू किया जा रहा है। मां अन्नपूर्णा की नगरी काशी से विश्व को उनके खानपान से स्वस्थ रखने का संदेश दिया जाएगा। भारत सरकार वाराणसी से पोषण, खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ाने का प्रस्ताव दुनिया के सामने रख रही है। गौरतलब है कि G20 के सम्मेलन देश के 60 शहरों में होने हैं, जिनमें 200 बैठकें होंगी। 100वां सम्मेलन काशी में हो रहा है। इधर हैदराबाद और गोवा में भी G20 की बैठकें लगातार आयोजित की जा रही हैं। आज इसका दूसरा दिन है। और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव बैठक में शामिल हो रहे हैं। G20 प्रतिनिधियों को बैठक के 3 प्रमुख जो एजेंडे हैं उनसे अवगत कराया जाएगा। इस दौरान स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग के लिए टूल किट पर आधारित एक प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। डिजिटल स्किलिंग पर लंबी चर्चा के बाद जिन विषयों पर सहमति बनेगी उनका ड्राफ्ट तैयार कर अंतिम डिक्लेरेशन के लिए इसे आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा मेहमानों को हैदराबाद में स्थित टेक्नोलॉजी हब का दौरा कराया जाएगा और इस दौरान उन्हें तकनीक के साथ बदलते नए भारत की तस्वीर भी दिखाई जाएगी। ईडी ने दस्तावेज में हेराफेरी कर जमीन की खरीद बिक्री के मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन और कोलकाता के एडिशनल रजिस्ट्रार त्रिदीप मिश्रा को समन जारी किया है। छवि रंजन को 21 अप्रैल और त्रिदीप मिश्रा को 2 मई को पूछताछ के लिए ईडी के रांची कार्यालय में हाजिर होने को कहा गया है। इससे पहले ईडी की टीम रांची में सेना की जमीन से जुड़े मामले में छवि रंजन समेत कई अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी और इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए थे। 60-40 नियोजन नीति के विरोध में छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कल से छात्र संगठनों का 72 घंटे का आंदोलन शुरू हो चुका है। पहले दिन छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हो गए। आज छात्र संगठनों की ओर से मसाल जुलूस निकाला जाएगा, जबकि कल झारखंड बंद रखने का ऐलान किया गया है। इस बंद को लेकर लोबिन हेम्ब्रम और सालखन मुर्मू जैसे नेता भी अपना समर्थन दे रहे हैं। उधर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य में नियोजन नीति बनाने का काम किया। 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी और स्थानीय लोगों के लिए नियुक्तियां पूरी तरह आरक्षित भी की। वहीं युवाओं को रोजगार देने के नाम पर सत्ता में आई हेमंत सरकार ने पहले हमारी नीति को रद्द किया और अब छात्रों पर लाठियां बरसा रही है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार बेरोजगार नौजवानों के साथ अपराधियों और देशद्रोहियों सरीखा व्यवहार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में कहानी कहने की परंपरा का जिक्र किया था। साथियों, भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है, जहां कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है। ये धार्मिक कहानियां कहने की प्राचीन पद्धति है। इसमें कथाकालक्षेप भी शामिल रहा है। हमारे यहाँ तरह तरह की लोक कथाएं प्रचलित हैं। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची हजारीबाग मुख्य सड़क NH 33 पर रामगढ़ जिला अंतर्गत मुरपा के समीप हुए बस और ट्रक में भीषण टक्कर में बस में सवार 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों यात्री घायल हो गए। घायलों का इलाज रांची स्थित रिम्स में किया जा रहा है।
रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक हुई। बैठक में संतोषजनक कार्य नहीं किए जाने के कारण प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बुढ़मू सह खलारी को शो कॉज और वेतन रोकने का निर्देश दिया गया। खूंटी जिला अफीम और गांजा की खेती के लिए बदनाम था, पर आज वहीं खेतों में तरबूज और खीरा की फसलें लहला रही हैं। तरबूज और खीरा की खेती कर यहां किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। खूंटी जिले के सभी 6 प्रखंडों खूंटी, तोरपा, कर्रा, रनिया, मुरहू और अड़की में 2-2 एकड़ में पार्क बनाए जाएंगे। एक पार्क बनाने में 2.5 लाख रुपए की लागत आएगी। इस संबंध में उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि सभी प्रखंडों में पार्क बनाने की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। सभी पार्क में जिम, ओपन बैडमिंटन कोर्ट, पुस्तकालय और सामुदायिक केंद्र बनाए जाएंगे। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी से लगभग 2,20,000 रुपए की छिनतई का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार पुंडीदिरी गांव निवासी धान व्यवसायी वीरेंद्र साहू से 2,20,000 रुपए से भरा थैला छीनकर 2 बदमाश फरार हो गए। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र से पुलिस ने 8 साल पुराने एक ठगी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में हजारीबाग जिले के कोर्रा थाना क्षेत्र निवासी तरुण चक्रवर्ती और गिरिडीह जिले के बगोदर निवासी बागंबर सिंह शामिल हैं। रांची जिले के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में मोहम्मद जमील, मोहम्मद अरबाज और मोहम्मद वसीम शामिल हैं। इनके पास से एक लोडेड देसी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद की गई है। रांची जिले के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने मुंडला पहाड़ सरकारी स्कूल के पास से ट्रैक्टर चोरी करने के आरोप में नीलेश उर्फ कारू को गिरफ्तार किया है। आरोपी के घर से पुलिस ने एक देसी कट्टा और मोबाइल फोन जब्त किया है। रांची नगर निगम के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने चुटिया स्थित महादेव मंडा पूजा स्थल पर स्टेज और झूलन स्तंभ का उद्घाटन किया। महादेव मंडा के सौंदर्यीकरण का कार्य करीब 5 महीने में ही पूरा कर लिया गया है। राष्ट्रीय कृमि दिवस की तैयारी को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्रा में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान एविडेंस संस्था के प्रशिक्षक नीरज कुमार सिंह और प्रखंड चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर शकील अहमद ने उन्हें प्रशिक्षण दिया। अमरनाथ यात्रा पर जाने वालों की मेडिकल जांच के लिए रिम्स के 5 चिकित्सकों की टीम का गठन किया गया है। चिकित्सकों में सिद्धार्थ कपूर, डॉक्टर नीलाभ कुमार सिंह, डॉक्टर सतीश कुमार और डॉक्टर मनीषा भगत समेत डॉक्टर सौरभ सुमन शामिल हैं। झारखंड राज्य हज कमेटी के चेयरमैन और जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के रांची स्थित आवास पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। इसमें कृषि मंत्री बादल समेत कई मंत्री और विधायक शामिल हुए। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आज गुमला में लाभुकों के बीच ऋण का वितरण किया गया। नगर भवन में आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम में उपायुक्त सुशांत गौरव ने लाभुकों के बीच ऋण का वितरण किया। इस दौरान लाभुकों को ट्रैक्टर, ट्रक एवं विभिन्न प्रकार के दुकान के लिए ऋण की राशि अनुदानित दर पर दी गई। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि राज्य के जनजातियों को रोजगार से जोड़कर उन्हें उद्यमी बनाने की दिशा में जागरूक एवं प्रोत्साहित किया जा रहा है। ताकि हमारे यहाँ SC/ST जो है वो बिजनेसमैन के रूप में डेवलप कर सके, उनके बिजनेस के तरफ जो है थोड़ा कमी वो देखा गया, तो उनकी संख्या वो बढ़ रहा है और बहुत सफल एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। तो आज आप लोग देख सकते हैं कि एक अन्य अपना मंत्री रोजगार सृजन योजना से हमने स्कॉर्पियो गाड़ी निकाली है, जो कि भाड़ा पे चला रहे हैं और इसमें हमको मिला है 15 लाख की गाड़ी है, जिसमें हमको 5 लाख रुपए छूट मिली है, जिसमें हम 10 लाख रुपया का लोन समय पे चुकता कर रहे हैं। जो यहाँ से EMI जो निकाली गई है या फिर जो मंथली किस्त के रूप में बताई गई है वो हम जमा कर रहे हैं। सरकार की ओर से सभी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन सबको रोजगार और उसके लिए प्रोत्साहित जरूर किया जा रहा है। गिरिडीह के शीतलपुर के लिए सूरज आज मुद्रा योजना के तहत ऋण लेकर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाकर युवाओं के बीच आदर्श प्रदर्शन कर रहे हैं। कल तक बेरोजगार घूमने वाले सूरज महतो आज अपने पैरों पर खड़े हैं। काम कुछ मिलता तो करते थे और काम नहीं मिला तो घर में रहते थे। उन्हें बताया गया कि केंद्र सरकार बेरोजगार युवकों को रोजगार के लिए ऋण आसानी से उपलब्ध करवाती है। फिर उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया से संपर्क किया। बैंक से उन्हें 4 लाख रुपए लोन मिला।
सूरज ने 4 लाख रुपए की मदद से कपड़े की दुकान खोली और आज इससे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। वह बताते हैं कि 20 से 25 हजार रुपए की आमदनी हो रही है। सूरज प्रसाद महतो नाम है मेरा। घर है पांडेडी, दुकान है शीतलपुर में। बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन लिए हैं 4 लाख का। स्थिति बहुत अच्छा अभी चल रहा है। पहले स्थिति बहुत खराब था। अभी 20-25 हजार रुपया महीना का इनकम हो रहा है यहाँ से और अच्छा से परवरिश कर रहे हैं बच्चा को अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सारा चीज़ सही से चल रहा है, जिसमें कि 4 लाख का लोन हम लिए थे दुकान के ऊपर। सूरज की मां कुसुमी देवी भी अपने बेटे की सफलता से खुश हैं। सूरज की मां कहती हैं कि बेटा आज अपने परिवार को अच्छे तरीके से चला पा रहा है और ये सब सरकार की कल्याणकारी नीतियों की वजह से हुआ है। कुसुमी देवी छोटा मोटा काम करेला पहले, अब लोन को बैंक से थी तब दुकान कपड़ा के बाल बच्चा पढ़े लागलो इतनी सुखी से थी और हमें चल रहा लो सुखी से साल खुशी गया साल। सूरज के बचपन के मित्र मंटू वर्मा बताते हैं कि पहले सूरज के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पूरा परिवार किसी तरह जीवन यापन कर पाता था, लेकिन आज मुद्रा लोन से पूरा परिवार स्वावलंबी हो गया है। नाम मेरा मंटू कुमार वर्मा हो गया। सूरज मेरा घर का बगल का है। मुद्रा लोन लिया है। उसके बाद पहले स्थिति बहुत खराब था, उसके बाद मुद्रा लोन लिया। उसके बाद देखे स्थिति बहुत सुधर गया है और अच्छा स्कूल में पढ़ा रहा बच्चा लोग का और अभी देखते हैं रहता ठीक से। सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा दिए जाने और आसानी से कारोबार के लिए बैंकों से ऋण मिल जाने के कारण गिरिडीह के सैकड़ों युवा आज अपनी राह तैयार कर रहे हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए लगातार कवायद की जा रही है। इस दिशा में कोडरमा स्थित तिलैया डैम में 600 मेगावाट का फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाया जाएगा। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के परियोजना प्रधान दिलीप कुमार सिंह ने बताया है कि बहुत जल्द ही फ्लोटिंग पावर प्लांट के लिए कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इससे न सिर्फ कोडरमा में 100% बिजली लोगों को मिलेगी, बल्कि बिजली के क्षेत्र में राज्य की आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। हम लोगों ने डीवीसी एनटीपीसी के साथ एक ज्वाइंट वेंचर है जो कि फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाने के लिए हम लोगों ने उसके लिए भी तैयारी शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी वहां पर में फ्लोटिंग सोलर पावर लग जाएगा। क्या कैपेसिटी होगी और कैसा फिर नजारा वहाँ चेंज हो जाएगा? नजारा चेंज हो जाएगा काफी। मैंने इस हमारे जो एरिया है खासतौर से कोडरमा जिला को बिजली की 100% उपलब्धता हो जाएगी। अग्निवीरों, कनिष्ठ कमीशन्ड अधिकारियों और अन्य के लिए भर्ती प्रक्रिया में पहले स्तर के स्क्रीनिंग के तहत पूरे देश में ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा शुरू हो गई है। एक बयान में बताया गया कि सीईई देश में 176 स्थानों पर शुरू की गई है। इसके लिए 375 केंद्र बनाए गए हैं और यह प्रक्रिया 26 अप्रैल तक जारी रहेगी। और बात चिलचिलाती धूप की। भीषण गर्मी से राज्य भर में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पाकुड़ जिले का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। इधर राज्य में गर्मी की तपिश से बीमार होने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि 20 अप्रैल से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। विभाग के अनुसार राज्य के कई इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। और बात ढोकरा कला की। ये एक ऐसी पुरातन कला है जिसके द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व धातुओं को गलाकर उससे कलाकृतियां तैयार की जाती थीं। मल्हार जाति के लोगों ने आज भी इस कला को जीवित रखा है। इतिहास से जुड़ी फिल्मों, कहानियों और दंत कथाओं में विभिन्न धातुओं की बनी सुंदर कलाकृतियां और जेवर आदि देखने और सुनने को मिलते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आज से कई 100 वर्ष पूर्व भी जब मशीनरी और इससे जुड़े विज्ञान का अभाव था, तब भी हमारे पूर्वज धातुओं से इनका निर्माण कैसे कर लेते थे? दरअसल हमारे पूर्वजों की कला के साथ साथ तकनीकी सोच भी काफी विकसित थी और वे धातुओं को गलाने और उससे गहने, मूर्तियां और सुंदर कलाकृतियां बनाने में वे माहिर थे।
धातुओं को गलाकर उससे कलाकृतियां बनाने की इस पुरानी कला को ढोकरा आर्ट कहा जाता है। ढोकरा आर्ट के जरिए धातुओं से कलाकृतियां बनाने का पेशा मूल रूप से मल्हार जाति के लोगों का है। मल्हार जाति के परिवारों ने आज भी इस कला को जिंदा रखा है और आज भी यह इनके जीवन यापन का मुख्य साधन है। अपना काम करके और किसी प्रकार से जीना शुरू किया, तब धीरे धीरे जो है से कोई ई बनाने लगा, पैला बनाने लगा, चूड़ी, ठेला, ककना, तरपत, झोटिया, मठिया, करंज फूल, नकबेसर वगैरह सब बनाने लगा। ढोकरा आर्ट में धातुओं से कलाकृतियां बनाने के लिए पहले एक खास प्रकार की मिट्टी का सांचा तैयार किया जाता है। फिर जैसी कलाकृति का निर्माण करना होता है, मोम से बनी ठीक वैसी ही कलाकृति उस सांचे में डाली जाती है और ऊपर से भूसे और मिट्टी का लेप चढ़ाया जाता है। उसके बाद इसे भट्ठी में पकाया जाता है। भट्ठी से निकालकर इसे गर्म गर्म सांचे में पिघलाई हुई धातु डाली जाती है। मोम तो पिघलकर बह जाता है और धातु उसका आकार ले लेता है। इसको मिट्टी का सांचा देके इसमें मोम चढ़ाते हैं। अब मोम चढ़ाने के बाद फिर मिट्टी देते हैं। मिट्टी देने के बाद एक महीन मिट्टी देते हैं। महीन मिट्टी सूखने के बाद लाल माटी, धान वाला भूसा का लाल माटी देते हैं, वो सूखता है। इसके बाद भट्ठी में डालते हैं। अब भट्ठे में डालते हैं तो भट्ठे में फिर सांचा को भी डालेंगे और सांचा को जब डालेंगे तो मोम जो है से जल के खत्म हो जाएगा। जल के खत्म होगा, जब धातु जो है गलेगा उसको सांचा को निकाल के उस धातु में सांचा में डालेंगे तो धातु बन जाएगा और मोम जो है से खत्म हो जाएगा। इस पेशे से जुड़े रामेश्वर मल्हार बताते हैं कि ढोकरा आर्ट की शुरुआत कब हुई यह सही बताना तो मुश्किल है, लेकिन उनके परिवारों में यह एक धरोहर के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। वे कहते हैं कि ग्राहकों की जरूरत और पसंद के अनुसार इसमें थोड़ी भिन्नता जरूर आई है। वे अपना हुनर पकड़ लिए, पूर्वज लोग का बताया हुआ चीज अभी सब बना रहे हैं। पहले तो खाली पैला, ढिबरी, अंगूठी, बिछिया, ठोसा, कखना यही सब पूर्वज लोग बनाता था, मगर अभी तो हम लोग को थोड़ा देश विदेश का आदमी आते जाते हैं तो डिजाइन का, हर कलर का, हर डिजाइन का जैसा मांग करते हैं उस हिसाब से हम लोग प्रयास करके बनाते हैं। इस कला में महिलाएं भी कम निपुण नहीं हैं और खेती बाड़ी से इतर दिनों में यह इनके आय का उत्तम जरिया भी है। खेती बाड़ी करने के बाद में जो समय बचता है उसमें हम लोग पूर्वज लोग से जो भैया लोग सीखे हैं उन लोग से साथ में हम लोग भी सीखे हैं और उसी में हम लोग का श्रृंगार पतार हम लोग बना लेते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य और समय समय पर खुदाई से प्राप्त पुरातत्व अवशेष इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों की वैज्ञानिक सोच काफी समृद्ध थी। वहीं मल्हार जाति के ये कलाकार भी प्रशंसा के पात्र हैं, जिन्होंने इस विरासत को संजो के रखा है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब कारोबार जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया है। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इसमें 25% की वृद्धि हुई है। प्राप्त राजस्व के मुकाबले करीब 39,000 करोड़ रुपए अधिक हैं, जो कि 25% की वृद्धि दर्शाती है। यूपीआई की अगुवाई में डेबिट और क्रेडिट कार्ड, मोबाइल और प्रीपेड कार्ड के जरिए 2022 में करीब 150 लाख करोड़ रुपए के 87 अरब से ज्यादा का लेन देन किया गया। मार्च 2023 में डब्ल्यूपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर मार्च 2022 की तुलना में 1.34% है, जबकि फरवरी 2023 में ये 3.85% दर्ज की गई थी। मार्च 2023 में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट मुख्य रूप से मूलभूत धातुओं, खाद्य उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं, प्लास्टिक उत्पादों, कच्चे पेट्रोल। और आइए अब फटाफट अंदाज में देखते हैं खेल जगत की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने होंगी। यह मुकाबला हैदराबाद के घरेलू मैदान पर खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस ने अब तक 4-4 मैच खेले हैं, जिसमें से दोनों को 2-2 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है।
जबकि दोनों ने 2-2 मुकाबले गंवाए हैं। मुंबई इंडियंस को अपने पहले मैच में बेंगलुरु और दूसरे में चेन्नई से हार मिली थी। उसके बाद उसने वापसी करते हुए दिल्ली और कोलकाता को हराया। वहीं हैदराबाद ने अपने पिछले 2 मैच जीते हैं। हालांकि टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत लगातार 2 हार से की थी। ऐसे में आज के इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस की कोशिश अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की होगी। आईपीएल के 24वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 8 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही सीएसके जीत की पटरी पर लौट आई है। वहीं आरसीबी की टीम को इस बार अपने होम ग्राउंड पर हार का मुंह देखना पड़ा। रोमांचक मुकाबले में आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई ने निर्धारित 20 ओवर में 226 रन बनाए। जवाब में आरसीबी की टीम 8 विकेट पर 218 रन ही बना सकी और मैच। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में 20 प्रस्तावों को मंजूरी। लाह की खेती को कृषि का दर्जा, किसानों को मिलेगा लाभ। राज्य में लगभग 2000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ। रांची में सेना की जमीन की खरीद बिक्री के मामले में ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को भेजा समन। 21 अप्रैल को होगी पूछताछ। गुमला में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभार्थियों के बीच ऋण का वितरण। उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा, SC/ST के बीच भी कारोबार और स्वरोजगार का बन रहा माहौल। और गर्मी से पूरे राज्य में जनजीवन प्रभावित। पाकुड़ में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार। 20 अप्रैल से कुछ राहत की उम्मीद। गरज के साथ हो सकती है हल्की बारिश।